क्या ट्रंप पर भरोसा करके पीएम मोदी ने बड़ी गलती कर दी? आज इंडिया एट 9 में बात करेंगे कि भारत को विदेश नीति बदलने की क्या इस समय जरूरत है। साथ में बात करेंगे कि दुनिया में कितने देश हैं जो इस समय जंग से जूझ रहे हैं, और अंत में बात करेंगे प्लेन क्रैश में विश्वास कुमार रमेश के बचने की इनसाइड स्टोरी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया में कितने देश हैं जो इस समय जंग से जूझ रहे हैं। 13 जून से इजराइल और ईरान के बीच एक नया सैन्य तनाव स्टार्ट हो गया, जो बहुत ही गंभीर मोड़ पे पहुंच गया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान भी है। इससे पहले भी पूरी दुनिया में अशांति ही थी, अब तनाव ने दुनिया में शांति को कम कर दिया है। इसी बीच एक रिपोर्ट ने सभी को हैरान कर दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। इस समय 49 देशों में आर पार जंग की लड़ाई छिड़ी हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। ग्लोबल पीस इंडेक्स की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल की तुलना में यह दुनिया में जंग की संख्या 3 गुना ज्यादा बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस की तरफ से जारी एक रिपोर्ट में बताया गया कि 78 देश किसी न किसी तरह जंग में शामिल हैं, जिसमें कुछ प्रमुख सीमा पार विवाद भी शामिल हैं, जैसे कि रूस यूक्रेन, इजराइल फिलिस्तीन, अमेरिका रूस, चीन अमेरिका, ईरान अमेरिका, इजराइल सीरिया, आर्मेनिया अजरबैजान, भारत पाकिस्तान, यूरोपीय संघ रूस, यूके रूस, अमेरिका वेनेजुला, यमन सऊदी अरेबिया, तुर्की अमेरिका, उत्तर कोरिया अमेरिका, जर्मनी रूस, चीन ताइवान और कई अफ्रीकी देश भी शामिल हैं। इस वर्ष के परिणाम में पता चला कि वैश्विक शांति का स्तर 0.36% कम हुआ है, जिसमें 74 देशों में सुधार हुआ है और 87 देशों में गिरावट दर्ज हुई है। आयरलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्वक देश बना हुआ है। यह स्थान 2008 में भी उसी के पास था। सूचना क्रम के अनुसार शीर्ष पर आयरलैंड है, उसके बाद ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड भी इसमें शामिल हैं। रूस पहली बार दुनिया का सबसे कम शांतिपूर्वक देश बना हुआ है। उसके बाद यूक्रेन, सूडान, कांगो और यमन है। क्षेत्रीय रूप में पश्चिमी और मध्य यूरोप में सबसे शांतिपूर्वक हैं, जबकि मध्य पूर्वक और उत्तर कोरिया में मेनन क्षेत्र का सबसे ज्यादा शांतिपूर्वक बना हुआ है। दक्षिण एशिया सबसे कम शांतिपूर्वक क्षेत्र है, क्योंकि इसकी रैंकिंग मुख्य रूप से पिछली सरकार के तहत बांग्लादेश में दमनकारी उपयोग और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव के कारण खराब हुई। पिछले साल शांति में सुधार दर्ज करने वाला एकमात्र क्षेत्र दक्षिण अमेरिका था, क्योंकि 11 देशों में वह 7 में से सुधार हुआ था। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर का कि ट्रंप के राज में मोदी मैजिक बेअसर हुआ है और क्या अब भारत को अपनी विदेश नीति बदलने की जरूरत है। भारत में इस साल सरकार बदलने के बाद से आलोचना भारत को विदेश नीति के मोर्चे पर ले आई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को उम्मीद थी कि उसके मुताबिक वैश्विक नेताओं का उसको साथ मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इस हफ्ते व्हाइट हाउस में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का लंच का कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। यह थोड़ा भारत को असहज भी करता है। यह बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक झटका भी है। ऐसा महसूस हो रहा है कि भारत की विदेश नीति, जो पिछले 10 सालों में बेहद कामयाब दिख रही थी, उसके आगे अचानक एक स्पीड ब्रेकर आकर के लग गया हो। पहले भारत की विदेश नीति की गाड़ी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके अगले ही हफ्ते G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा के साथ फिर से भारत के संबंध बहाल करने की भी कोशिश होती है। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत की नीति में कुछ बदलाव होने वाला है। दोनों देशों के उच्चायुक्त को फिर से बहाल करने और अपने वाणिज्य दूतावासों में नागरिक और व्यवसायियों के लिए नियमित सेवाएं बहाल करने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद मोदी ने कहा कि व्यापार, ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज जैसे क्षेत्रों में व्यापार बढ़ने की संभावनाएं हैं। कनाडाई मीडिया ने हरदीप सिंह निज्जर के बारे में जब सवाल पूछा तो कनाडा के प्रधानमंत्री ने इस सवाल को टाल दिया। ये भी एक अच्छी बात थी। G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच भी मुलाकात होने का कार्यक्रम था, लेकिन इजराइल ईरान युद्ध की वजह से ट्रंप अचानक वॉशिंगटन लौट गए, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीबन 35 मिनट तक टेलीफोन पर बात हुई। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत कश्मीर मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप अभी तक भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम में अपनी भूमिका होने की बात करीबन 15 बार दोहरा चुके हैं। एक रिपोर्ट में लिखा है कि इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति में कई उछाल भी देखने को मिले।
मोदी ने व्यक्तिगत कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए 100 से ज्यादा देशों का दौरा किया और प्रवासी भारतीयों को भारत से जोड़ने में भी काफी ज्यादा सकारात्मक साबित हुए। भारत को वैश्विक शक्ति से जोड़ने में भी वो काफी सफल हुए। मोदी ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध को भी काफी मजबूत किया। मोदी मैजिक ने भारत की छवि को काफी मजबूत किया है। चाहे क्वाड हो, G20 की अध्यक्षता हो, ब्रिक्स में संतुलन बैठाना हो, भारत एक कुशल डिप्लोमेटिक मैनेजर बनकर उभरा है। लेकिन अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या कूटनीतिक दृष्टि से भारत को अपनी सुरक्षा पॉलिसी को बदलाव करने की जरूरत है। बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की फील्ड मार्शल असीम मुनीर को लंच के लिए आमंत्रित किया और घोषणा की कि वह पाकिस्तान से प्यार करते हैं। यह उनके पहले कार्यकाल के दौरान अपनाई गई नीति से यू टर्न है। उन्होंने पाकिस्तान पर धोखेबाज होने का पहले आरोप लगाया था, अब वो उससे पलट गए हैं। ट्रंप की वापसी के वक्त परेशान पाकिस्तान अब खुश है। कश्मीर मुद्दे पर भारत की विदेश नीति इस बात पर आधारित रही कि पाकिस्तान को वैश्विक नेताओं के बीच भारत के समाधान वैध नहीं दिए जाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की सनकी नीति के सामने अब ये काफी मुश्किल लग रहा है। ट्रंप बार बार कश्मीर पर मध्यस्थता की बात कर रहे हैं और असीम मुनीर उन्हें नोबेल पुरस्कार का उम्मीदवार बता रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत के लिए यह बात परेशान करने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप के साथ अपने गर्मजोशी भरे व्यक्तिगत संबंध पर भरोसा करने की गलती की है। मोदी के व्यक्तिगत संबंध बनाने की कूटनीतिक रणनीति जिस पर भारत पिछले एक दशक से अमेरिकी राष्ट्रपति और अन्य नेताओं के साथ निर्भर रहा है, उस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। दुनिया आज कई संघर्षों से उलझ रही है और वैश्विक अराजकता की स्थिति भी नई वास्तविकता में बदलती जा रही है, जिससे निजी संबंध या व्यक्तिगत मित्रता बहुत मायने नहीं रखती। भारत को अपनी नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक विकास दोनों वजहों से अपने क्षेत्र और पश्चिमी मित्रों से सीखना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले से पहले चीन के साथ सीमा पर झड़प मुश्किल से ही खत्म हो पाई थी, लेकिन अब भारत और पाकिस्तान का मुद्दा एक नया मुद्दा उभर के आया है। लेकिन अब शायद प्रधानमंत्री मोदी को यह एहसास हो गया है कि रिश्ते लेन देन के होते हैं और किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। भारत की कारोबार में मल्टी फ्लोर स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, बदलाव लाना होगा। व्यापार जैसे कुछ क्षेत्र में काफी ये कारगर भी साबित हो सकती है, लेकिन भारत कई अन्य क्षेत्रों में समर्थक साझेदारी बनाने में नाकाम भी रहा है। यानी भारत को अब समझना होगा कि बदले जैसी जियोपॉलिटिक्स हालात में दशकों पुरानी नियम अब काम नहीं कर सकते। गहराई से देखने पे पता चलता है कि हाल ही में इजराइल गाजा युद्ध और ईरान के साथ टकराव में अमेरिका के स्पष्ट झुकाव के बाद भारत पर भी एक पक्ष चुनने का दबाव बढ़ता जा रहा है। अब आपको बताते हैं अपनी तीसरी बड़ी खबर कि वो नर्म चीज क्या थी जिसने तकिए का काम करा जब प्लेन क्रैश हुआ, और विश्वास कुमार रमेश को बचाने की वो इनसाइड स्टोरी क्या है। विश्वास कुमार रमेश, ये नाम भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आजकल सुर्खियों में है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है एयर इंडिया का प्लेन। 33 सेकंड बाद ही वो क्रैश हो जाता है। प्लेन में बैठे 241 लोगों की जान चली जाती है, लेकिन विश्वास जीवित बच जाते हैं। जख्मी हालात में उनकी तस्वीर टीवी पर आती है और लोग देख करके दंग रह जाते हैं। इतनी भयानक आग में प्लेन के पुर्जे पुर्जे जल जाते हैं, लेकिन द्वीप से ताल्लुक रखने वाले ब्रिटिश नागरिक विश्वास के लिए जैसे ये किसी एक आप कहिए तजुर्बा या जादू जैसा हो। वो चीज क्या थी जब आपको पता चलेगा कि जब प्लेन क्रैश हुआ और वो उस पर गिरे तो वह उसने उनके लिए तकिया जैसे काम करा। जी हाँ, इस घटना की कल्पना कीजिए तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। भाई के निधन में भीतर से टूट चुके विश्वास को अस्पताल से छुट्टी मिली। अब उन्हें जांच अधिकारियों के बताया कि 11 सीट के पास इमरजेंसी गेट था और क्रैश के बाद उनकी सीट झटके से उखड़ी और बाहर निकल कर गिर गई। उसके बाद जो हुआ वह ईश्वर की करिश्मा ही थी। दरअसल पूरी सीट निकल के एक मिट्टी के ढेर के पास जा गिरी। यह भुरभुरी मिट्टी हॉस्टल पे मेस की बिल्डिंग के बाद बनाई जा रही थी। कमाल की बात यह है कि इस मिट्टी को जानबूझकर वहां पे रखा गया था। अधिकारियों को पता चला कि जिस मिट्टी के ढेर पे विश्वास मलबे की तरह गिरे हैं उसको एक लैंडस्केप की तरह बनाया जा रहा था। कई दिनों से पूरे इलाके का मेंटेनेंस का काम चल रहा था। इसी मिट्टी के कारण विश्वास को ज्यादा चोट नहीं आई और उस जगह उसने कुशन का काम किया। विश्वास ने जांच अधिकारियों को बताया कि शुरू में उन्हें लगा कि वह मर चुके हैं, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि प्लेन के ट्यूब के हिस्से के पास वे गिरे हुए हैं। मैंने अपना सीट बेल्ट खोला, पैरों से धक्का देकर खुद को आगे बाहर निकाला, ऐसा उन्होंने कहा। घसीटते हुए कुछ देर तक चला, फिर उठकर खड़ा हुआ और उसके बाद जो हुआ वो वीडियो में हम लोगों ने सबने देखा है। उधर एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस घटना के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी थी। उन्होंने आज कहा कि 12 जून को 1:42 पे पुलिस को सूचना मिली। 1:44 पे उन्होंने सूचना को तुरंत गृह मंत्रालय और वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया। 1:55 से 2 बजे तक पुलिस कमिश्नर घटनास्थल तक पहुंच गए।
पहले से ही डीसीपी क्राइम और जोन 4 डीसीपी पहुंच चुके थे। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पैरामिलिट्री और आर्म फोर्सेस के जवान वहां पे पहुंचे। उस समय सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि 19 फायर स्टेशन है और फायर व एम्बुलेंस वालों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाए रखना है। घटनास्थल और अस्पतालों के लिए पुलिस वालों को बंदोबस्त भी किया गया था। तुरंत जांच भी शुरू कर दी गई है। स्टेशन डायरी में एंट्री करा करके लोगों को अस्पताल भेजना शुरू कर दिया गया। क्रैश ठीक 1:40 पे हुआ था। रात 12:19 पे मृतकों के सैंपल पहुंचा दिए गए थे। 200 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को काम पर लगा दिया गया था। सुबह 8:30 पे रिश्तेदारों को सैंपल भेज दिए गए थे। ये थी तमाम न्यूज अपडेट्स आज के लिए। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी सिद्धार्थ।